बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंट टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 18 मैग्नेटिक फील्ड्स जो है इसका पार्ट 7 हम करने जा रहे हैं। चार्ज टू मास रेशो। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। सोचा तो यही था कि पिछली वीडियो में इसको निपटा दिया जाए, लेकिन हो नहीं सका क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें अब इस मरहले पे हम आ चुके हैं कि वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पिछली वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज और ख़ास तौर पे चार्ज, ये वर्ड तो आपने कितना ही सुना है ना, चार्ज चार्ज चार्ज, पता नहीं क्या बोला। ये भी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। इसी वजह से वक्त नहीं मिल सका इसको चार्ज टू मास रेशो को एक्सप्लेन करने का, इसीलिए, वरना पिछली वीडियो में ही प्रोग्राम था कि इसको उसी के साथ निपटा दिया जाए। चलें अभी इसको निपटा देते हैं। तो अगर आपके जहन में भी ये क्वेश्चन उलझता रहता है ना, ये चार्ज क्या होता है यार, हर जगह ये आ जाता है, काम क्या करता है चार्ज, ये बात नहीं, चार्ज होता क्या है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर इसका ऊपर देखें, लिंक मिल जाएगा आपको। हर वीडियो के अंदर ये सेटअप बनाया हुआ है मैंने कि पिछला पार्ट अगर देखना है तो ऊपर देखें, यहीं आपको लिंक नज़र आ जाएगा। ठीक है, छोटी सी पट्टी आएगी, पता लग जाएगा पिछला पार्ट। और अगला पार्ट देखना है तो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा। और सबसे अच्छा तो ये है कि आप प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में जाने के लिए इसी स्क्रीन पे देखें, नीचे आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें आप, पेज खुल जाएगा। पेज में चेक करें, प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आ जाएंगी सारी की सारी। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट 13 चैप्टर्स में ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ, प्लस एक ग्रैंड टेस्ट जो है नोमेनक्लेचर का भी, वो भी मैं उसमें शामिल है। 2 घंटे का ग्रैंड टेस्ट नोमेनक्लेचर का, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का। इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर अलग है, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट जो है वो आपके पास मौजूद है। ठीक है, 12 केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी होगी, चेक कर लीजिए। 142 वीडियो हैं, मेरे ख्याल में 142 वीडियोज़ हैं, इसमें कंप्लीट आपकी बुक है। मैं बुक के मुताबिक चलता हूँ, बुक के मुताबिक, कोई सिलेक्टेड टॉपिक नहीं होते। आप बुक खोल के देख लीजिए और टॉपिक वाइज में चल रहा होता हूँ, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, कोई टॉपिक मिस नहीं किया जाता, कोई टॉपिक मिस नहीं किया जाता, कोई सिलेक्टेड टॉपिक नहीं होता। ठीक है भाई। तो इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। कंप्लीट 11th केमिस्ट्री बुक अपलोड कर चुका हूँ, कंप्लीट बुक, मुकम्मल 12 चैप्टर मौजूद हैं। आराम से एक एक वीडियो देखते रहें। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री थोड़ा सा मुश्किल है ज़्यादा, और उसमें ज़्यादा वीडियोज़ भी हैं, मेरे ख्याल मोर देन 200 वीडियोज़ हैं उसकी। तो आप देखिए, आपका इंशाल्लाह निकल जाएगा। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, पाकिस्तान स्टडी है ख़ास तौर पर, वो देखें। बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स जो हैं उसमें ख़ास तौर पर मैंने सिखाया है कि पॉलिटिक्स की बेसिक्स क्या होती हैं। बहरहाल बहुत सारी प्लेलिस्टें आप देखेंगे, आपको मज़ा आएगा इसके अंदर। अभी अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें डेरिवेशन भी है, थ्योरी भी है, डेरिवेशन भी है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें। चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो वो क्या होता है, इसकी ज़रूरत कब महसूस हुई? 1897 में, कब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, जिनको पहले जो है वो कैथोड रेस कहा जाता था, कैथोड रेस। तो किसी को पता नहीं था ये कैथोड रेस जो हैं ये बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी को पता नहीं था। ये जे थॉमसन थे फर्स्ट टाइम जिन्होंने बताया कि भाई ये कैथोड रेस जो है ना, ये बेसिकली ये क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और कैसे उन्होंने पता चलाया था? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसी एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कैलकुलेट किया था? ये कैलकुलेट किया था चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसको E/m भी कहते हैं, E/m, ये कैलकुलेट किया था। तो उनको पता चला था कि ये जो कैथोड रेज हैं ये असल में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का ढेर है। इलेक्ट्रॉन्स लाइट की शक्ल में जा रहे हैं, रेस की शक्ल में जा रहे हैं। ठीक है, और फिर ये भी उन्होंने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं, और दुनिया को पता लगा था कि एटम से भी छोटा पार्टिकल मौजूद है। उससे पहले दुनिया के जहन में ये बात नहीं थी।
कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि एटम से भी कोई छोटा पार्टिकल हो सकता है, जिसने एटम को बनाया हो। ये फर्स्ट टाइम जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तो दुनिया को पता चला था कि भाई एटम के अंदर भी पार्टिकल्स मौजूद हैं, वरना एटम्स पे आखिरी हद थी। ठीक है, ये अलग डिटेल है, इसके ऊपर मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है, 18 वीडियोज़ हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। वो देखिए तो आपको पूरी हिस्ट्री पता चलेगी कि ये आखिर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ था। फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के ऊपर भी मैंने सीरीज़ बनाई हुई है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर भी मैंने सीरीज़ बनाई हुई है, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर मैंने आगे दूसरी वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसमें हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहर जो हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने एटम बम गिराया था, उसके पीछे जो है ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का क्या कनेक्शन है। बहरहाल ये सब कुछ भी बताया। तो यहाँ पर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। 1897 में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जे थॉम्सन ने इस चार्ज टू मास रेशो को कैलकुलेट करने के बाद ये बताया था कि ये कैथोड रेज क्या है, असल में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसने, ये तो आपको पता चल गया, अब उसने जो अपरेटस यूज़ किए पहले उसकी डिटेल देख लें, फिर इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे। कैलकुलेशन सबसे आखिर में देखेंगे, अभी आप सिर्फ इसकी वो देख लें। ठीक है भाई, apparatus and material, apparatus and material and material। apparatus का मतलब है चीज़ें, material का मतलब भी ये चीज़ें। apparatus का मतलब मैकेनिकल या एनालॉग चीज़ें होती हैं, मटेरियल्स में कोई भी मटेरियल हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से इस्तेमाल किए गए थे तो नोट कर लें आप। ये कैथोड रे ट्यूब है, सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब है जिसको CRT कहते हैं। ये आपकी पहले कंप्यूटर स्क्रीन्स होती थी ना, जब ये LCD नहीं आई थी तो मोटी मोटी बड़ी बड़ी जो, वो कैथोड रे ट्यूब CRT इसको कहते हैं। नंबर 2 जो है जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैग्नेटिक फील्ड सोर्स, मैग्नेटिक फील्ड सोर्स नोट करते जाइए। फिर ज़रूरत है वोल्टेज सोर्स की, तीसरी चीज़ वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत है। चौथी चीज़ जिसकी ज़रूरत है ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्लोरेसेंट स्क्रीन की, फ्लोरेसेंट स्क्रीन की। ठीक है भाई, पांचवी चीज़ ज़रूरत है वो आपको रूलर्स एंड मेजरमेंट डिवाइसेस की है। आपको रूलर्स मतलब स्केल्स जो हैं, आपके पाउच में जो स्केल पड़ा हुआ होगा, फुट्टा जिसको कहते हैं, रूलर्स एंड मेजरमेंट डिवाइसेस एंड मेजरमेंट डिवाइसेस, और दूसरी नाप तोल की डिवाइसेस। ठीक है भाई, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें बारी बारी जो है मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ब्रीफ टू द पॉइंट बुलेट्स में बता दूंगा। ये CRT या कैथोड रे ट्यूब जो है ये है क्या। ठीक है भाई, ये एक वैक्यूम ट्यूब है, शीशे की बनी हुई होती है, वैक्यूम ट्यूब। ये एक वैक्यूम ट्यूब है। ये देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पर इस तरह की, इस तरह की। ठीक है, ये पूरे के पूरी शीशे की बनी हुई होती है, इसको कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। तो CRT जो है कैथोड रे ट्यूब, ये सिर्फ वैक्यूम ट्यूब ही नहीं है। वैक्यूम ट्यूब का मतलब ये है कि एक ऐसी शीशे की बनी हुई ट्यूब जिसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है से मतलब कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, जिसको स्पेस कहते हैं हम, खला। तो इसको ऐसा बनाया गया अंदर से, ये बिल्कुल खाली होगी, हवा का एक पार्टिकल भी नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये वैक्यूम ट्यूब है। ये वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो है वो क्या लगी हुई है, इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है, इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है। इलेक्ट्रॉन गन जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है
कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे लेज़र लाइट निकल रही है। कोई देखने वाला ये बोलेगा यार लाइट निकल रही है, लेकिन वो लाइट नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लाइट की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लाइट की शक्ल के इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसको इलेक्ट्रॉन बीम कहते हैं। कौन ये प्रोड्यूस करता है? ये इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रॉन गन कहाँ पर होती है? इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो शीशे की बनी हुई है। ठीक है भाई, डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं इसी के अंदर। डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो हैं वो भी इसी के अंदर लगी होंगी। ये देखें सब इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर है। CRT कैथोड रे ट्यूब का पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। पहले वैक्यूम ट्यूब हो गई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गन हो गई जो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो फायर करेगी। ठीक है भाई, डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो हैं वो लगी हुई हैं, और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ लगी हुई है जिसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं। फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब ये चीज़ें कहाँ पर हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गन इसको कहते हैं। असल में इलेक्ट्रॉन गन जो है ना, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन गन ये कैथोड होता है। आपको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट याद है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो क्या होती है? एक तरफ जो है वो कैथोड होता है, दूसरी तरफ जो है वो एनोड होता है। कैथोड पे कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है। डिस्चार्ज ट्यूब आपने सुनी होंगी। ठीक है, ये इन एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल हुई थी। ये सारे 30-40 साल से इन्हीं डिस्चार्ज ट्यूब्स के ऊपर ही तजुर्बात कर रहे थे, जिसके नतीजे में इन्होंने जो है वो कैथोड रेज डिस्कवर की और एनोड रेज जिनको कैनाल रेज कहते हैं वो भी डिस्कवर की। ठीक है, ये सारी रेज इन्होंने यहाँ से इस डिस्चार्ज ट्यूब से डिस्कवर की। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब ही यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। समझ लें कि डिस्चार्ज ट्यूब में आपने मज़ीद कुछ चीज़ों का इजाफा करके उसको क्या बना दिया? CRT बना दिया, कैथोड रे ट्यूब बना दिया। इसके हवाले से सवालात आते हैं। ठीक है, तो ये बना रहा हूँ मैं, देख लें आप। ये कैथोड और ये एनोड, ये जो है वो एनोड हो गया और ये जो है वो कैथोड हो गया। ये जो आपको छोटा सा नज़र आ रहा है ये वाला, ये क्या है? कैथोड। और ये क्या है? ये एनोड है। और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स, ये जो लाइन नज़र आ रही है ना आपको, लाइन कैथोड से जो एनोड की तरफ जा रही है, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ से गुज़र के आगे जाएंगे। ठीक है, ये आगे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? एनोड। ये क्या हो गया? कैथोड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जा रहे हैं। इस जगह के अंदर फील्ड्स हैं, 2 फील्ड्स। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के अंदर, दोनों फील्ड्स होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसमें शामिल कर लें इसको। CRT के पार्ट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी यहाँ पर और मैग्नेटिक फील्ड भी लगी हुई होगी इसी के अंदर, इसी कैथोड रे ट्यूब के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। मैग्नेटिक फील्ड भी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी? फील्ड ऑब्वियस सी बात है भाई। देखें, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर होगी तो आसान सा मतलब है कि यहाँ मैग्नेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो जब ही होगी ना जब यहाँ पर मैग्नेट होगा, आसान सी बात। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब ही होगी जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगा। आसान लफ्ज़ों में चलें आप ये समझें, इलेक्ट्रिक करंट होगा। इसी इलेक्ट्रिक करंट को हम एक और नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आप पोटेंशियल डिफरेंस कह लें फ़िलहाल, पोटेंशियल डिफरेंस। आप पोटेंशियल डिफरेंस कह लें, आप वोल्टेज कह लें। ठीक है, अभी मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। पोटेंशियल डिफरेंस कह लें, आप वोल्टेज कह लें, आप इलेक्ट्रिक करंट कह लें। आसान लफ्ज़ों में भाई बिजली है। यहाँ बिजली का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। 2 जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम है। एक यहाँ पर है, ये कैथोड, और ये एनोड को भी इलेक्ट्रिसिटी से ही कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी के साथ। मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से ये तार निकल रही है और ये बाहर, यहाँ से तार निकल रही है, ये बाहर, और ये बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ। ठीक है,
कैथोड को जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के, और एनोड को जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स हो गई, जो कि हम हाई वोल्टेज सोर्स जो है वो यहाँ दे रहे हैं कैथोड को। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं, एनोड से गुजर के दूसरी साइड पे ये निकल रहे हैं। यहाँ पर मैग्नेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पर मैग्नेट्स लगे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ इस तरह के, ये यूँ, अब पूरे तरीके से तो यार बना नहीं सकता, मसला है, ठीक है। ये मैग्नेट है, इसी मैग्नेट को यहाँ मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से, आपको पता है ना एक मैग्नेट के अंदर क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, बेसिकली दो मैग्नेट्स के, ये सिर्फ एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले लिया और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल ले लिया। तो यहाँ पर ये जो है एक नॉर्थ पोल है और दूसरा जो है वो साउथ पोल है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकल रहे हैं ना, अब कैथोड से निकलेंगे, यहाँ पर आएंगे एनोड, और एनोड से गुजर के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। अब ये देखें, ये मैग्नेट अगर है ना, ये मैग्नेट आपने लगा रखा है, तो मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी ना भाई, इसी के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड से निकल के एनोड से होते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं, तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगे, और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगे तो क्या होगा, इसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। इसी जगह पर, इसी के ऊपर मैंने कहा ना, दो जगह बिजली का इंतज़ाम है, इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम दो जगह पर। यहाँ पर भी आपने जो है इसके अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव, यार क्या करूँ, अब स्पेस नहीं है, बहरहाल चलें यहाँ मैं छोटा सा इसको मैग्नेट को थोड़ा छोटा करता हूँ। ये साउथ पोल मैग्नेट का मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ भी आपने बिजली का इंतज़ाम कर रखा है, ठीक है। इसको भी आपने हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, स्विच बोर्ड से हाई वोल्टेज चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने यहाँ से भी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ये समझ लें। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ से वायर निकल के ये अंदर जा रही हैं इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर, यहाँ से भी एक वायर निकल के अंदर जा रही है, ठीक है भाई। तो ये सारा इंतज़ाम हो गया, ये हो गया CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये कैथोड रे ट्यूब हो गई, इसके अंदर ये कैथोड, जिसको हम इलेक्ट्रॉन गन कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फायर करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से प्रोड्यूस होंगे। कब प्रोड्यूस होंगे, जब यहाँ इसको कनेक्ट करेंगे हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, ठीक है। हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, एनोड में से गुजरेंगे, और यहाँ पर आने के बाद दो फील्ड से वास्ता पड़ेगा, इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का दो फील्ड से जो है वो वास्ता पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फील्ड्स आ गई ना, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो आपने बिजली का कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इससे कौन सी फील्ड आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछली वीडियो के अंदर ये बात मैंने बताई थी आपको, चार्ज पार्टिकल जब इंटरेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो कैसा बिहेव करेगा, चार्ज पार्टिकल जब इंटरेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कैसा बिहेव करेगा। आपके हाथ में है ये, आप चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर दें और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऑफ कर दें, आप चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ रहने दें, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर दें, और अगर आप चाहें तो इनकी पावर भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पीछे बैटरी से कनेक्ट है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसी तरह ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस मैग्नेट की वजह से इसकी पावर को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसका इफ़ेक्ट जो है वो कहाँ नज़र आएगा आपको, चार्ज पार्टिकल की हरकत पे, चार्ज पार्टिकल की हरकत पे। अब ये बात जहन में रखिएगा कि यहाँ पर अभी आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऑफ। ये चीज़ें समझना ज़रूरी हैं आप, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कर देते हैं ऑफ,
तो यहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगी। आपको याद है मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये बात बताई थी, मैंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चार्ज पार्टिकल एंटर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के सिर्फ डायरेक्शन वाले पार्ट को ही इंटरेक्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कोई असरअंदाज नहीं होगा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के स्पीड वाले हिस्से से। वेलोसिटी के दो पार्ट हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका एक पार्ट जो है वो स्पीड वाला है और दूसरा पार्ट जो है वो कौन सा वाला है, डायरेक्शन वाला। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत अहम बात है, गड़बड़ नहीं करनी इस पे। ई कैट, एम डी कैट, इस पे MCQs आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर होता है ये चार्ज पार्टिकल, कोई सा भी हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या कोई आयन हो, जब भी एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी स्पीड के ऊपर असरअंदाज नहीं होगी। जब हम स्पीड बोलें तो वेलोसिटी का जो स्पीड वाला पोर्शन है उस पर असरअंदाज नहीं होगी, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन वाला पोर्शन है उस पर असरअंदाज होगी। बस जिस रफ्तार से चार्ज पार्टिकल एंटर होगा, जिस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, वही रफ्तार उसकी रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड उसकी रफ्तार पर असरअंदाज नहीं होगी, बल्कि वेलोसिटी के कौन से पार्ट के ऊपर, जो डायरेक्शन वाला पार्ट है उस पर असरअंदाज होगी। वेलोसिटी यार वेक्टर क्वांटिटी है ना, बात को ज़रा समझें। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके दो हिस्से हैं। आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सुना है ना, यहाँ मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है, उसकी रफ्तार, बस उसकी स्पीड, और डायरेक्शन से क्या मतलब है, डायरेक्शन आपको पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन की सिर्फ डायरेक्शन पर असरअंदाज होगी, उसकी स्पीड पर असरअंदाज मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। जिस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में, उसी रफ्तार से मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अच्छा, अब होगा क्या, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑफ कर दी है और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको ऑन करके रखा हुआ है, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, ये गोल गोल घूमेगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा ये चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको ऑफ कर देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देते हैं, तो आपका चार्ज पार्टिकल जो है उसकी डायरेक्शन पर भी असर पड़ेगा, उसकी स्पीड पे भी असर पड़ेगा। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चीज़ों पर असरअंदाज होती है वेलोसिटी के। वेलोसिटी की स्पीड पर भी रफ्तार बढ़ जाएगी या कम भी हो सकती है, और पार्टिकल की डायरेक्शन पे भी। कर्व्ड पाथ जो है, ये पार्टिकल यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है, ये कर्व्ड पाथ है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, कर्व्ड पाथ लेगा। समझ में आ गई बात आपको। और अगर आपने वोल्टेज इस बैटरी का बढ़ा दिया तो पोटेंशियल हाई हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हाई हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसका असर इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की स्पीड पे होगा, और इलेक्ट्रॉन जो उसकी रफ्तार में इजाफा हो जाएगा, और डायरेक्शन भी कर्व हो जाएगी, और अगर आप दोनों को ऑफ कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऑफ कर देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को भी ऑफ कर देते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ना वहाँ जाएंगे, ना ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो है ये चीज़, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन, इसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं। फ्लोरेसेंट स्क्रीन वो चीज़ है जिसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं तो आपको एक इमेज नज़र आता है, पिक्चर नज़र आती है। जी बिल्कुल, यही तो काम है फ्लोरेसेंट स्क्रीन का, कि जब भी उससे कोई चार्ज पार्टिकल जाके टकराएगा तो क्या होगा, उसके टकराने की तस्वीर बन जाएगी। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहलाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जाके टकराया है, भाई ये स्क्रीन बताएगी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रॉन बीम आपका सीधा जा रहा है फ्लोरेसेंट स्क्रीन की तरफ। और अगर आप दोनों को ऑन कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऑन कर दिया, अब पता है इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब इसका इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा, अब भी आपकी इलेक्ट्रॉन बीम सीधी ही जाएगी,
लेकिन बस इसके लिए आपको दोनों की जो ताकत है, मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी ताकत और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी ताकत, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी पावर आपको बराबर करनी पड़ेगी, इक्वेट करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा ही जाएगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा ना गोल घूमेगा, ठीक है, अगर आप दोनों को, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर देते हैं। और अगर आप जो है मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर देते हैं तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन रहने देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कर्व घूमेगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, और उसकी वेलोसिटी पे, उसकी रफ्तार पे भी फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर देते हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की, चार्ज पार्टिकल की रफ्तार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा कि वो गोल घूमेगा, गोल घूमेगा। समझ में आ गई बात? आप ये कॉन्सेप्ट आपका समझना ज़रूरी है, अगर ये समझेंगे नहीं ना तो फिर आपको आगे डेरिवेशन समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो CRT की तरफ चलते हैं। वैक्यूम ट्यूब, इलेक्ट्रॉन गन हो गई इसके अंदर, और डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो लगी हुई है। डिफ्लेक्शन प्लेट्स असल में ये फील्ड्स हैं। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है अपने रास्ते से किसी को हटा देना, डिफ्लेक्ट कर देना। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो काम कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपने रास्ते से हटा रहे हैं। बेचारा सीधा आ रहा है, कभी इसको गोल घुमा रही है मैग्नेटिक फील्ड, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कर्व घुमा रही है, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। फ्लोरेसेंट स्क्रीन में आपको बता चुका हूँ, ये आखिर में लगी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि ये मैग्नेट भी लगा हुआ है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगी हुई, ठीक है भाई। बाकी सारी चीज़ें आसान है, समझ लें आपने मुश्किल मरहला तय कर लिया। अब जो चीज़ें बताने वाला हूँ इसके बाद वाले जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही आसान है। यही जो मुश्किल थी जो आपने अभी सुन ली, बस टेंशन नहीं लेनी, अब आसान है मामला। तो पहला पॉइंट कैथोड रे ट्यूब, CRT डिस्कस हो गया। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मैग्नेटिक फोर्स फील्ड सोर्स जो है ये भी डिस्कस कर चुका हूँ, बता दिया मैंने आपको। मैग्नेटिक फील्ड सोर्स क्या है, मैग्नेट यहाँ पे लगा हुआ। इसके हवाले से कोई पॉइंट अगर है तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर सिर्फ ये बात याद रखें, ये मैग्नेटिक फील्ड सोर्स का नाम क्या है, बस नाम इसका, बाकी और कोई तफसील नहीं। मैग्नेटिक फील्ड सोर्स, आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोर्स का मतलब है ज़रिया, किस ज़रिए से मिल रही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है वो या तो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, या तो आप ये यूज़ करें, ये भी मैग्नेट की एक किस्म है, ठीक है। और सोलेनॉइड, ये भी मैग्नेट की ही एक किस्म, ठीक है भाई। मैंने कहा था ना आसान हो जाएगा, बाकी इतनी डिटेल नहीं है। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल को इस्तेमाल करें या सोलेनॉइड को आप इस्तेमाल करें। अच्छा, वोल्टेज सोर्स जो है तीसरे नंबर पे हमारे पास, वोल्टेज सोर्स जो है तीसरे नंबर पे हमारे पास। इसमें कोई ख़ास बात है, बस इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बस ये है कि वेरिएबल वोल्टेज सोर्स आपको इस्तेमाल करनी है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन, इसके हवाले से कोई ख़ास बात है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, इसके हवाले से देख लेते हैं कुछ लिखा हुआ है क्या। स्क्रीन कोटेड विद द फॉस्फोरेंट मटेरियल, नहीं ठीक है, हो गया ये भी। रूलर्स एंड मेजरमेंट डिवाइसेस, ये रूलर, एंड मेजरमेंट डिवाइसेस। ये मेजरमेंट डिवाइसेस जो है इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं आप, कोई वजह तो होगी ना। टू मेजर द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीम, टू, इसकी मदद से आप मेजर करेंगे, मेजर द रेडियस, रेडियस को मेजर करेंगे, किसका, इलेक्ट्रॉन बीम के कर्व को। मेजर द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम कर्व, सर्कुलर पाथ या कर्व, ठीक है भाई। ऑपरेटर्स एंड मटेरियल हो गया। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, ये भी आपको बता चुका हूँ, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर भी।
मैंने कहा ना तकरीबन मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ अभी लेक्चर के अंदर, टेंशन नहीं लें, सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें इसके हवाले से लिखनी है। ये पिक्चर नहीं मिटाता यार, वरना फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के अंदर पहली हेडिंग आपको सेटअप की नज़र आती है कि सेटअप आपने ये अब एक्सपेरिमेंट जो करना है आपने उसका तजुर्बा, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसीजर है भाई, सब कुछ बता चुका हूँ, सारा प्रोसीजर अभी आपको बता चुका हूँ। तो नंबर 1 पे आपको सेटअप करना है, नंबर 2 पे आपको कैलिब्रेशन करनी है, कैलिब्रेशन करनी है, नंबर 3 पे आपको इलेक्ट्रॉन बीम प्रोडक्शन करनी है। अब देखें नाम से ही आपको सब समझ आएगा, सब एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। इलेक्ट्रॉन बीम प्रोडक्शन करनी है, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोडक्शन करनी है। नंबर 4 पे आपको क्या करना है, नंबर 4 पे आपको ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन बीम, ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम को ऑब्जर्व करना है। नंबर 5 पे आपने क्या करना है, अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर देना है। सब बता चुका हूँ अभी, ये सब मैंने सारी तफसील आपको ऑलरेडी बता दी है, सिर्फ आपको इनको नोट करना है और कुछ भी नहीं। और मेजर द रेडियस, मेजर द रेडियस, आपको रेडियस को मेजर करना है। और रेडियस को मेजर करने के बाद अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, एडजस्ट द वोल्टेज, एडजस्ट द वोल्टेज, मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नंबर 9 पे मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दो किस्म के V से वास्ता पड़ेगा अभी आपको डेरिवेशन में, एक V जो है छोटा होगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, एक V जो है बड़ा होगा, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है भाई, ये सब कुछ आ गया। अब इनको यार दोबारा इनको नाम लिखना तो मुश्किल है ना, तो मैं नंबरिंग से आपने अंदाज़ा कर लेना। नंबरिंग सेटअप के हवाले से वो क्या बात कर रहा है, सेटअप के हवाले से बोल रहा है कि आप CRT को सेट करें वैक्यूम चैम्बर के अंदर, कि उसमें से आपको जो है वो वैक्यूम चैम्बर में आपको CRT कैथोड रे ट्यूब जो है, ये ट्यूब जो है कैथोड रे ट्यूब, ये आपको वैक्यूम्ड बनानी है, ये वो बात कर रहा है। वजह क्या बता रहा है, वजह यही बता रहा है कि आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके साथ इंटरैक्ट ना हो, इंटरएक्ट ना हो। किस चीज़ का इंटरएक्ट ना हो, ये पॉइंट नोट कर लें बस। इंटरएक्ट किसी भी किस्म का ना हो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ, एयर मॉलिक्यूल्स के साथ। इसीलिए आपने ये जो CRT है, कैथोड रे ट्यूब है आपकी CRT, इसको आपने वैक्यूम्ड करना है, वैक्यूम्ड। ठीक है, दूसरी हमारे पास फिर क्या है, ये हो गया सेटअप। तो ऐसा सेटअप करना है, CRT को वैक्यूम ट्यूब में, शीशे की ट्यूब में रखना है ताकि एयर मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन ना हो। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं इस हवाले से कि भाई क्यों कर रहे हैं, वैक्यूम क्यों बना रहे हैं, बाहर खुली हवा में कर लें। ठीक है, तो ये वजह आ गई। अच्छा, कैलिब्रेशन जो है वो कह रहा है कि कैलिब्रेट द मैग्नेटिक फील्ड बाय, ठीक है, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मीटर आता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मीटर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मीटर, ये जो है कैलिब्रेशन का काम कर देगा। कैलिब्रेट द मैग्नेटिक फील्ड, कैलिब्रेट द मैग्नेटिक फील्ड। कैलिब्रेट का क्या मतलब है,
भाई देखें, ये अभी आपने इसके अंदर ये देखा, ये आपने मैग्नेट लगाया हुआ, तो इस मैग्नेट लगाने से मैग्नेटिक फील्ड भी तो बनेगी यार। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ स्पेस है। अगर मैं कहूँ आप मुझे बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, है ना। परेशानी की बात तो है ना। जैसे कि ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, लेकिन कितनी, क्या आप एग्जैक्ट सही बता रहे हैं? बिल्कुल, आपको तजुर्बा करना पड़ेगा ना कि कहाँ से कहाँ तक है। तो ये हद बंदियाँ जो है, आप यहाँ पर अगर इसके साथ कोई निशान लगा दें कि भाई ये है, मैंने मार्कर से निशान लगा दिया, क्योंकि जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो इनविजिबल होगी ना, आपको तो नज़र नहीं आएगी। तो फिर क्या करें? कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मतलब हद बंदी कायम कर देना। आप बॉर्डर बना दें उसके इर्द गिर्द, ताकि क्लियरली पता लगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये काम कौन करेगा? ये प्रोसेस कैलिब्रेशन कहलाता है। ये काम कौन करेगा? ये डिवाइस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मीटर, कैलिब्रेट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया। अगला पॉइंट देखो, तो आपने पहले सेटअप कर लिया, उसके बाद अब आपने क्या करना है? ये भी लगा देना है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मीटर भी आपने लगा देना है, ताकि कैलिब्रेशन हो सके। अब क्या हमारे पास? इलेक्ट्रॉन बीम प्रोडक्शन, ये तीसरा काम हो गया, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करवाना है। कहाँ से क्या करेंगे? हाई वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे, हाई वोल्टेज देंगे। किसको देंगे भाई? कैथोड को देंगे। किसको देंगे? कैथोड को देंगे। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बीम्स जो है, इलेक्ट्रॉन बीम्स जो है उनकी प्रोडक्शन होगी। ये सारा प्रोसेस मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। ये रहा, हाई वोल्टेज यहाँ से मिल रहा है, कैथोड एनोड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की बीम निकल रही है। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या बोल रहा है ये? चौथे स्टेप पे बोल रहा है ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन बीम। अब इलेक्ट्रॉन बीम को देखिए, आपको इलेक्ट्रॉन बीम अपनी आँखों से नज़र आएगी, आपको ऐसा लगेगा लेज़र लाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन बीम, आप इलेक्ट्रॉन बीम को देखेंगे अपनी आँखों से, उसको ऑब्जर्व करेंगे। और कैसे करेंगे आप ये मैं बता चुका हूँ। बारी बारी आप जो है वो टर्न ऑफ करेंगे। वो बोल रहा है टर्न ऑफ, अगर आपको इलेक्ट्रॉन बीम को ऑब्जर्व करना है, टर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आप बंद कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी, दोनों को बंद कर दें। और अब ऑब्जर्व करें कि अभी क्या मामला चल रहा है इलेक्ट्रॉन बीम के साथ। कुछ भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बीम सीधी जाके हिट करेगी फ्लोरेसेंट स्क्रीन को। ठीक है भाई। पांचवा जो पॉइंट है इसमें क्या बोल रहा है? अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने जब इलेक्ट्रॉन बीम को सीधे जाते हुए देख लिया, अब आप मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करें। इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी ऑन नहीं करना, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दें। ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही आप ये काम करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये सर्कुलर फॉर्म में आपको नज़र आएगी, सर्कुलर, गोल दायरे की शक्ल में नज़र आएगी। सर्कुलर शक्ल में आपको इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो नज़र आएगी। किस वजह से सर्कुलर? ये इलेक्ट्रॉन बीम सर्कुलर आपको क्यों नज़र आएगी? एक फोर्स की वजह से, जिसको पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि लॉरेंट्ज़ फोर्स है। लॉरेंट्ज़ फोर्स है ये, लॉरेंट्ज़ फोर्स यानी कि मैग्नेटिक फोर्स, आसान लफ्ज़ों में। पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारे पास छठा जो पॉइंट है कौन सा है? वो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, मेजर द रेडियस। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेगी? गोल 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 गोल। तो गोल चीज़ के सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस। वो बोल रहा है अब रेडियस को आप मेजर करें, चेक करें कि रेडियस क्या बन रहा है इस इलेक्ट्रॉन बीम का, सर्कुलर इलेक्ट्रॉन बीम का। ठीक है भाई। मेजर द रेडियस, इसमें तो कोई बात ऐसी है नहीं। अच्छा, ये बनेगा कहाँ पर? ये सर्किल नज़र कहाँ आएगा आपको? ये भी बता दूँ, सर्किल यार ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है ना, इसके ऊपर सर्किल बना हुआ नज़र आएगा आपको, तो आसानी से आप मेजर कर सकते हैं। अब क्या करना है? छठा पॉइंट हो गया, मेजर द रेडियस हो गया। अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, बोल रहा है अब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अप्लाई कर दें।
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऑन कर दें, यहाँ बिजली का जो कनेक्शन आपने दे रखा है ये वाला, आप इसको ऑन कर दें, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर आएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव नज़र आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इसका असर क्या पड़ेगा वो बता रहा है 7 पॉइंट पे। 6 में तो ऐसा कोई पॉइंट था ही नहीं जो कि मैं आपको लिखवाता। 7 में जो है बोल रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज जो है उसकी वजह से क्या होगा, ये इजाफी बातें बता रहा है यहाँ पर कि भाई अब ये दो फील्ड बनेंगी, एक मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं यार, ठीक है ना। और इसने कोई ख़ास बात बस ये बता रहा है कि यहाँ पर ये जब आप अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो फोर्स एक लगेगी इसी इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर, बस यहाँ तक ये बात बता रहा है कि फोर्स लगेगी इसके ऊपर, ठीक है। 8वां पॉइंट जो है, 8वें पॉइंट में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एडजस्ट द वोल्टेज, आप वोल्टेज को इसको एडजस्ट करें, इसी वाले वोल्टेज को, ठीक है। अच्छा, इनका उल्टा चल रहा है ना, टाकरा चल रहा है मामला यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का ना। वो जो सर्किल बनाया हुआ है ना, वो जो सर्किल बनाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ने, इलेक्ट्रॉन बीम का सर्किल बनाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ने, उस सर्किल को दोबारा ख़त्म करके स्ट्रेट लाइन में आप ला सकते हैं, उस सर्कुलर इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। इसीलिए वो कह रहा है एडजस्ट द वोल्टेज, आप वोल्टेज को इसके एडजस्ट करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम रिटर्न्स, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये क्या हो जाएगी, रिटर्न्स ओरिजिनल पोजीशन पे अपनी चली जाएगी। और ओरिजिनल पोजीशन उसकी कैसी थी, स्ट्रेट, ठीक है भाई। फिर 9वें पॉइंट में कह रहा है, 9th पॉइंट यहीं पे लिख देता हूँ। 9th पॉइंट जो है इसमें क्या क्या है हमारे पास, मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप मेजर करें। वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स, जितना आपने वोल्टेज दिया है, क्योंकि आप अभी तो वोल्टेज कम ज़्यादा कर रहे थे ना, ताकि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कैंसिल हो, वो जो इलेक्ट्रॉन बीम सर्कुलर घूम रही है वो सर्कुलर घूमने के बजाय दोबारा सीधी हो जाए, तो आप वोल्टेज की एडजस्टमेंट कर रहे थे। तो अब चेक करें किस वोल्टेज के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम पुरानी पोजीशन पर आई है, उस वोल्टेज को चेक करें आप, ये बोल रहे हैं मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि वोल्टेज देखें किस पर जाके ये दोबारा इलेक्ट्रॉन बीम सीधी हो गई है, ठीक है भाई। अब चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ, बस 5 मिनट का गेम और है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लें, सारा सिस्टम तो हमने कर लिया, चार्ज टू मास रेशो है ना भाई, इसकी कैलकुलेशन भी तो की होगी जे थॉमसन ने, तो इसकी कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो, इसकी कैलकुलेशन, चार्ज टू मास रेशो की कैलकुलेशन। आपकी बुक के अंदर जो कैलकुलेशन दी हुई है ना यार, ये तो मेरी तो ये वही डेरिवेशन बड़ी तबाह कुन दे रखी है यहाँ पर। पहले इन्होंने ये बताया है कि काइनेटिक एनर्जी का इसमें बताया 1/2 mv², ठीक है, ये आगे उसने बताया है। बहरहाल ये करने से बेहतर है कि आप ये करें जो कि मैं आपको बता रहा हूँ करने की, ठीक है भाई। तो यहाँ पर लॉरेंट्ज़ फोर्स, जिसको हम जो है वो बाय यूजिंग लॉरेंट्ज़ फोर्स by using Lorentz force and centripetal force formula इन दो को इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, बाय यूजिंग लॉरेंट्ज़ फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स को आप जो है वो FL कर लें, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स को आप FC कर लें,
तो यहाँ पर असल में लॉरेंट्ज फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स और लॉरेंट्ज फोर्स एक ही फोर्सेस के, ये समझ लें, दो नाम हैं। लॉरेंट्ज फोर्स जो है वो, उसमें भी हम इलेक्ट्रॉन बीम को सर्किल में घूमते हुए देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो भी चीज़ों को दायरे में ही घुमाती है। दोनों में फ़र्क ये है कि ये लॉरेंट्ज फोर्स पार्टिकल के लेवल पे है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट्स के लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये लॉरेंट्ज फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स ये बराबर है। और लॉरेंट्ज फोर्स, अभी आपने इसका फॉर्मूला डिज़ाइन किया था ना, क्या था, ये वाला था कि लॉरेंट्ज फोर्स जो है वो किसके बराबर है, चार्ज और वेलोसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड। ये जो Q है ये असल में क्या है, इसकी जगह आप E ले आएँ ताकि ये क्लियर हो कि ये Q जो चार्ज है असल में ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर V और B, ये V वेलोसिटी हो गया इलेक्ट्रॉन की, और B जो है ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हरकत कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको मैं और अगर सिंप्लीफाई करूं, ऊपर से ये हटा दें आप, ये वेक्टर जो लगा रखे हैं इनको भी हटा दें, तो सिंपली ये शक्ल बनेगी इसकी, ठीक है भाई। QVB, और Q को मैं बता चुका हूँ आपको, वो है EVB, EVB। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पर जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन बीम और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनके दरमियान मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था राइट हैंड रूल के मुताबिक यार, कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स है। याद आ जाएगा, अभी देखें, अभी याद आ जाएगा आपको। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री के एंगल पर हैं। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो इसको हम 90 डिग्री के एंगल के लिए साइन 90 कर सकते हैं, EVB साइन थीटा, EVB साइन थीटा, ठीक है भाई। और यहाँ पर EVB साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू है 1। तो साइन थीटा कुछ जगहों पर आपको ये लिखा हुआ नज़र भी नहीं आएगा, लेकिन आप मुकम्मल काम करें, इसको साथ शामिल करें ताकि क्लियरली पता चले कि मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, इन तीनों के दरमियान एंगल कौन सा है, साइन 90 का, 90 डिग्री एंगल, जिसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर ये फोर्स जो है फाइनली वो बराबर होगी EVB के, EVB के। तो यहाँ पर इसकी जगह पर FL, लॉरेंट्ज फोर्स की जगह पर मैं EVB जो है वो लिख सकता हूँ। यही फोर्स लॉरेंट्ज फोर्स है ना ये, तो इसकी जगह पर आ जाएगा EVB इज इक्वल टू, और ये कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको मैं कहता हूँ mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। अब ये v जो है इसको आप यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा EB बराबर है mv स्क्वायर अपॉन VR, और ये v जो है इस एक v को काट देगा, एक v बचेगा, तो ये हो जाएगा EB इज इक्वल टू mv अपॉन r, ठीक है भाई। EB इज इक्वल टू mv अपॉन r, और इस m को यहाँ ले आइए, b को वहाँ ले जाइए, तो ये हो जाएगा m यहाँ आ जाएगा, b वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा E अपॉन m बराबर है v अपॉन BR के। ये कौन सी शक्ल बनी है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है। चार्ज अपॉन मास रेशो कैलकुलेट करना है ना भाई, आ गया ना, चार्ज आ गया, मास भी आ गया। नहीं समझ में आई बात। लॉरेंट्ज फोर्स जो है उसकी इक्वेशन को आपने यूज़ किया, सेंट्रीपिटल फोर्स आपने बताया कि जो लॉरेंट्ज फोर्स है पार्टिकल के लेवल पे, वो भी पार्टिकल्स को
दायरे में घुमा रही है, सर्किल में घुमा रही है। फिर आपने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट्स को सर्किल में घुमा रही है, दायरे में घुमा रही है, तो आपने इन दोनों को बराबर कर दिया, लॉरेंट्ज फोर्स को भी और सेंट्रीपिटल फोर्स को भी। लॉरेंट्ज फोर्स जो है उसका एक्चुअल फार्मूला ये था, इसमें थोड़ी रद्दबदल करनी ज़रूरी थी, ठीक है। तो यहाँ पर Q जो है उसकी जगह पर सबसे पहले तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं है, तो ये Q की जगह पर जो है हमारे पास E आ गया इस जगह पर, और ये ब्रैकेट आपने ख़त्म कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट उसका हो गया, EVB हो गया। साइन थीटा को मैंने इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि तीनों फोर्सेस के दरमियान 90 डिग्री का एंगल मौजूद है, ठीक है। आप अगर चाहें तो डायरेक्टली FL के नीचे EVB कर दें, जैसा कि बुक के अंदर भी हुआ हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन ये डायरेक्ट अगर करेंगे तो कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं आपका यार। इसीलिए पहले ये वाला काम जो है वो आप रफ वर्क में कर लें, उसके बाद यहाँ पर इसको लिखें, ठीक है। तो फाइनली E/m ये आपके पास आ गया। अब क्या करना है, अब एक और काम है, रेडियस और हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर हम देखें तो v का फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर, v का फैक्टर। वर्क डन जो है, वर्क डन यहाँ पर जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके बराबर है, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 mv² होता है। वर्क डन जो है इस केस के अंदर हमारे पास वर्क डन जो है वो Q और V के बराबर हो। ये कैपिटल V जो है पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और ये Q जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, E को। तो Q की जगह पर आ जाएगा E। वर्क डन वाला फार्मूला पार्टिकल के लेवल पे, इस केस में वर्क डन वाला फार्मूला ये इस्तेमाल होगा पार्टिकल के लेवल पे, बार बार कह रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो आपके पास यही है 1/2 mv²। 2 को यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा 2eV, कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई याद कर लें, गलती नहीं करनी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है, ये वाला V नहीं है स्मॉल v वाला जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या बच गया, mv²। m को यहाँ पर अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो 2eV/m = v²। ये इक्वेशन 2 हो गई है। अब पहले वाली इक्वेशन जो हमने यहाँ से शुरू की थी और यहाँ पे पहुँचे थे, इसमें जो v का फैक्टर है इसको आप देख लें। मुझे यहाँ से मिटा के अब थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। Now using equation 1 and squaring on both side, squaring on both side, ये वाली इक्वेशन आपने ली, E/m = v²/br। तो यहाँ पर दोनों को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो गया, तो ये E²/m² = पहले इसको स्क्वायर कर दिया, तो ये भी v² हो गया और ये b² हो गया और ये r² हो गया, ठीक है। अब जब इसके अंदर ये हमारे पास इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में v² आ चुका है, तो यहाँ पर v² अभी हमने किसके बराबर किया है, 2eV/m के। तो यहाँ पर मैं इस v² की जगह पर पुट 2eV/m = v²। तो ये हो जाएगा E²/m²। v² की जगह पे क्या आ जाएगा, 2eV/m, और नीचे क्या है, b² और r²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा E²/m² 2eV
एम बी स्क्वायर और आर स्क्वायर। काटा पीटी हो रही है कुछ? हाँ हो रही है ना काटा पीटी, यहाँ पे क्लियरली काटा पीटी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। थक गया यार थोड़ा मैं असल में। एम को यहाँ ले आइए, ठीक है, और ई को यहाँ ले आइए। एम को यहाँ ले आइए, ई को यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर एम, और ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर ई, और यहाँ पे क्या बचा 2v अपॉन बी स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये m से ये m कटेगा, एक m बचेगा, ये e से ये दो में से एक e कटेगा, एक e बच जाएगा। बाकी यहाँ लिखता हूँ, ठीक है भाई। क्या बचा अब यहाँ पर हमारे पास e अपॉन m, e अपॉन m, और यहाँ पर बचा 2ev अपॉन 2v अपॉन e तो चला गया, 2v अपॉन बी स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये वोल्टेज को है। जितना आपने वोल्टेज दिया है भाई उसको कैलकुलेट कर लें, आपको पता होगा जितनी मैग्नेटिक फील्ड आप दे रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होगी, जितना रेडियस आपने निकाला है वो रेडियस आपको पता होगा। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास चार्ज अपॉन मास रेशो वो आ जाएगा, और वो होगा 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये आपके पास आ गया चार्ज अपॉन मास रेशो। ठीक है भाई, आखिरी टॉपिक आपका शायद रह गया है, गैल्वेनोमीटर का है शायद, कंस्ट्रक्शन है उसकी, ये है, तो इसको देखेंगे तो ये चैप्टर भी आपका तमाम हो जाएगा। फिर इसकी वर्कड एग्जाम्पल्स को देखेंगे, सेल्फ असेसमेंट्स को देखेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज MCQs, 2 वीडियोस से 3 वीडियोस और होंगी, तो ये हो जाएगा। कौन सा पार्ट हो गया ये? 7 पार्ट मेरे ख्याल में हो गया, ये 7 पार्ट हमने बना लिया, पार्ट 7। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।